हेलो एवरीवन, दिस इज़ नजीम शेख फ़ोटोग्राफ़ी और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी अल्फ़ा 7 M3 के फ़ोटोग्राफ़ी सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ़ोटोग्राफ़ी के लिए सबसे पहले आपको अपने कैमरा के डायलर को मैनुअल मोड पे लाना है घुमा के, और घुमाने के बाद आपको सबसे पहले मेन्यू प्रेस करना है। मेन्यू प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे 14 पेजेस मिलेंगे। आपको पेज नंबर इसको 1 पे लेके आना है। पेज नंबर 1 पे लाने के बाद सबसे पहले आपको फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा। फाइल फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, रॉ प्लस जेपेग और ओनली जेपेग। रॉ में दोस्तों अगर आप रॉ में शूट करते हैं तो आपका जो फ़ोटो होगा वो आपको एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में मिलेगा। रॉ में क्या होता है, रॉ में फ़ोटोज़ की अलग अलग डिटेल्स खुल के बिल्कुल अलग आ जाती हैं। रॉ में बिल्कुल आपका वाइट और फीका फ़ोटो आता है, ठीक है। और रॉ में आप जैसा चाहें फ़ोटो को वैसे कलर ग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आता है रॉ में फ़ोटो की जो डिटेल्स होती हैं वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होती हैं, वो खुल के फ़ोटोज़ के अंदर डिटेल्स आती हैं। उसके बाद आता है रॉ प्लस जेपेग। रॉ प्लस जेपेग में आपका रॉ फ़ोटो भी होगा और जेपेग फाइल भी होगी, जो कि कंप्रेस्ड फाइल होती है एक तरह से। उसमें फ़ोटो की डिटेल ज़्यादा ओपनली नहीं होती हैं, वो फ़ोटो को कैमरा अपने आप ही कंप्रेस कर देता है। फ़ोटो की क्वालिटी को, फ़ोटो की डिटेल्स को, क्वालिटी ऐसे ही रहती है, डिटेल्स को कंप्रेस कर देता है। तीसरा ऑप्शन आता है जेपेग। जेपेग फाइल में दोस्तों ये स्टोरेज कम कंज्यूम करता है आपके मेमोरी कार्ड की, लेकिन इसमें खाली जेपेग फ़ोटो होता है, रॉ फ़ोटो नहीं होता। इसको आप एडिट करेंगे तो इसमें आप ज़्यादा बेटर कलर ग्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। रॉ प्लस जेपेग में अगर आप कलर ग्रेडिंग करते हैं तो अच्छी कलर ग्रेडिंग हो जाएगी। इसमें आपको 2 फाइल मिलती हैं, एक रॉ फ़ोटो और एक जेपेग फ़ोटो। जो आप फ़ोटो रॉ प्लस जेपेग में क्लिक करते हैं वो एक फ़ोटो क्लिक करने पर 2 फ़ोटो क्लिक होंगे सेम, एक रॉ फाइल हो जाएगी और एक कंप्रेस होकर जेपेग फाइल बन जाएगी। और ख़ाली रॉ में जो फ़ोटो होता है वो रॉ फाइल रहेगी, उसमें आप कैसा भी चाहें वैसा ही कलर ग्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम वेडिंग फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो हम इसको जेपेग पे रखेंगे, क्योंकि वेडिंग फ़ोटोग्राफी में कलर ग्रेडिंग वगैरह नहीं होती है। इसके बाद आता है रॉ फाइल टाइप, सेकंड ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पर कंप्रेस पे इसको आपको रखना है। अगर आप इसको अनकम्प्रेस पे कर देते हैं तो आपका एक ही फ़ोटो 40 से 45 MB के लगभग जाके बैठेगा वेडिंग फ़ोटोग्राफी का, और इतना बड़ा फ़ोटो किसी क्लाइंट के फ़ोन में भी नहीं खुलता। तो इसको फ़िलहाल हम कंप्रेस पे रखेंगे। इसके बाद आते हैं जेपेग क्वालिटी पे। जेपेग क्वालिटी पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों। जेपेग क्वालिटी में 3 तरह की क्वालिटी होती हैं, एक्स्ट्रा फाइन और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में आपका फ़ोटो थोड़ा छोटा हो जाएगा, फाइन में फ़ोटो थोड़ा नॉर्मल रहेगा, और एक्स्ट्रा फाइन में हाई क्वालिटी फ़ोटो हो जाएगा। अगर हम वेडिंग फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो हम इसको एक्स्ट्रा फाइन की जगह फाइन पे रखेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है जेपेग साइज़। जेपेग साइज़ में दोस्तों लार्ज, पहला ऑप्शन होता है 24 MB का लार्ज फ़ोटो। दूसरा ऑप्शन होता है मीडियम, ये आपका 10 MB का फ़ोटो रहेगा। और तीसरा ऑप्शन रहता है इसमें स्मॉल में आपका 6 MB का फ़ोटो रहेगा। अगर आप अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो चाहते हैं तो आप इसको 24 MB पे रखें। नॉर्मल क्वालिटी का फ़ोटो चाहते हैं तो आप इसको 10 MB भी रख सकते हैं। और अगर आपके मेमोरी कार्ड में बाई चांस जगह नहीं है, इमरजेंसी है, तो आप इसको स्मॉल साइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल साइज़ का फ़ोटो क्रॉप करने पे फटना शुरू हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप इसको लार्ज साइज़ में रखें। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है एक्सपेक्ट रेशो। फ़ोटो का एक्सपेक्ट रेशो दोस्तों 3:2 रहता है, और वीडियो का एक्सपेक्ट रेशो जो रहता है वो रहता है 16:9। 16:9 में आपकी रील्स का फ्रेम जो रहता है वो 16:9 ही रहता है। इंस्टाग्राम पे रील्स का फ्रेम जो रहता है वो 16:9 ही रहता है, ठीक है। और फ़ोटोज़ का फ्रेम जो रहता है वो 3:2 रहता है, जो नॉर्मल फ़ोटो साइज़ होता है। जो यूट्यूब वगैरह की वीडियो के लिए आप फ़ोटो क्लिक करेंगे वो आप 16:9 में करें, क्योंकि थंबनेल का फ़ोटो जो है 16:9 में ही चलता है। तो फिलहाल हम वेडिंग फ़ोटोग्राफी करने वाले हैं तो हम इसको 3:2 पे रखने वाले हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है APS-C 35 mm। इसको आप ऑटो पे रखें और नीचे वाला ऑफ रखें। इसके बाद यहाँ से बैक आ जाते हैं। ये पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे 14 पेजेस हैं, हम सेकंड पेज पे आएंगे। इसमें दोस्तों लॉन्ग एक्सपोजर NR बोले तो नॉइस रिडक्शन, इसको हम ऑन रखेंगे, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें बहुत बड़ा सब्जेक्ट छोटा होगा और हमें वाइड फ्रेम में फ़ोटो लेना होता है 18 mm में या 16 mm में, तो हम इसको
लॉन्ग एक्सपोजर जब हमारा हो जाता है तो उसमें हमें नॉइज़ रिडक्शन को ऑन रखना है, अदरवाइज़ फ़ोटो के अंदर बहुत सारी नॉइज़ कैप्चर कर लेता है कैमरा। उसके बाद आता है हाई ISO NR। अगर आपका ISO बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया आपने 3200 6400, तो उसमें आप इसको नॉर्मल, लो या ऑफ, इसका सबसे हाई क्वालिटी जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल पे ही रखेंगे। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन है, नॉर्मल, लो और ऑफ, इसको हम नॉर्मल पे ही रखेंगे। कलर स्पेस दोस्तों 2 तरह का कलर स्पेस होता है, sRGB, एडोब RGB। तो आपको कलर स्पेस जो इसका रखना है वो वीडियो मोड हो या फोटो मोड हो, sRGB ही रखना है। इसके बाद में आता है ये लेंस कंपोजिशन, इसको आप ऑटो ही रखेंगे। पेज नंबर 2 की सेटिंग कंप्लीट हो गई। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 3 पे। 3 पे आते हैं दोस्तों, ये पहले वाली सेटिंग इसकी ऑफ है बाय डिफ़ॉल्ट, और दूसरे नंबर पे ड्राइव मोड होता है। ड्राइव मोड में अब आपका क्या है, ये सबसे पहला ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है सिंगल शूटिंग। सिंगल शूटिंग में आप शटर को प्रेस करेंगे, जैसे कि फ़ोटो मोड पे आप इसको शटर को प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो एक ही बार फ़ोटो क्लिक होगा। उसके बाद इसके बाद आता है दूसरा वाला ऑप्शन, ये कंटिन्यूस शूटिंग मेन्यू। अगर आपको एक फ़ोटो में या किसी भागते हुए सब्जेक्ट को कैप्चर करना है, या चलती हुई बाइक को कैप्चर करना है, या कोई दुपट्टा वगैरह फ्लाई कर रहे हैं उसको कैप्चर करना है, तो आपको कंटिन्यूस मोड पे रखना होगा इसको। और ये सिंगल शॉट है, ये कंटिन्यूस मोड है। कंटिन्यूस मोड पे जैसे ही आप बटन को प्रेस करेंगे तो एक ही बार में 15-20 फ़ोटो ये कैप्चर करेगा। जब तक आपको बटन पे से आपकी फिंगर नहीं हटेगी तब तक ये कैप्चर करता रहेगा फ़ोटो। ये मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये मैंने ये वाली सेटिंग अलाउ कर दी, उसके बाद मैंने शटर प्रेस किया और ये कंटिन्यू फ़ोटो क्लिक करता रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें 3 तरह की सेटिंग होती हैं। अगर आप इसको करना चाहें, देखो इसमें एक हाई है, एक मिड है, एक लो है और एक एक्स्ट्रा हाई है। फ़िलहाल मैं इसको एक्स्ट्रा हाई पे चला रहा था, आप इसको मिड पे या हाई पे चला सकते हैं। एक्स्ट्रा हाई पे आप चलाएंगे तो आपको इसमें बहुत हाई स्पीड 300 MB, कम से कम 300 MB पर सेकेंड रीड करने वाला कार्ड इसमें आपको लगेगा। और अगर आप वो कार्ड नहीं लगाते हैं तो इसमें आपके फ़ोटो कुछ फ़ोटो आउट आएंगे, कुछ कैमरा जो है आपका स्लो वर्क करेगा और फ़ोटो को सेव करने में काफ़ी टाइम लगाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें अगली सेटिंग आती है सेल्फ टाइमर। सेल्फ टाइमर में आपने किसी ट्राइपॉड पे या स्टैंड पे कैमरे को माउंट कर दिया और उसके बाद आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में आप बटन प्रेस करेंगे और प्रेस करके चले जाएंगे। फिर ये 10 सेकंड तक जैसे बीप कर रहा है ऐसे ही बीप करता रहेगा, 4 5 6 7 8 9 10 क्लिक। तो दोस्तों अगर आपको अपना खुद का फ़ोटो क्लिक करना है या टाइमर लगा के किसी का भी फ़ोटो क्लिक करना है तो आप ये वाली सेटिंग पे इसको कैमरे को ला सकते हैं। इसमें आपका टाइमर लगेगा और फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। इसके बाद एक ऑप्शन इसमें ये है जिसमें 10 सेकंड में 3 इमेज क्लिक करेगा ये। इसमें भी मैं आपको एक बार एग्जांपल के तौर पे इसको चला के दिखा देता हूँ। ये वाली सेटिंग हमने सेलेक्ट कर ली, इसके बाद हमने शटर प्रेस किया, एक बार में इसने 3 फ़ोटो क्लिक कर दी। ठीक है दोस्तों, इसमें पहले 10 सेकंड तक बीप बीप बोलता रहा, टाइम चलता रहा और टाइम चलने के बाद इसने 10 सेकंड में 3 फ़ोटो क्लिक कर दी। जैसे आप कोई ग्रुपिंग कर रहे हो और उस ग्रुप में आपको भी आना है तो आप फोकस वगैरह सेट करके इसमें जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं वेडिंग शूट कर रहा हूँ और मुझे एक सेकंड में एक ही फ़ोटो क्लिक करना है तो मैं इसको सिंगल शूटिंग मेन्यू पे रखूँगा। उसके बाद ब्रैकेट सेटिंग होती है, ब्रैकेट सेटिंग को आपको ऑफ रखनी है। ये वीडियो में काम आता है, फ़ोटो में काम नहीं आता है। उसके बाद में 1 और 2 मेमोरी होती है। इसमें आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपके सामने 2 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट का फ़ोटो अलग अलग मेमोरी कार्ड में सेव हो जाए और दूसरे सब्जेक्ट का फ़ोटो अलग मेमोरी कार्ड में सेव हो जाए। फ़िलहाल इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा। उसके बाद आते हैं सिलेक्ट मीडिया। सिलेक्ट मीडिया में आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। अभी आप जैसे कोई एक शादी में आप काम कर रहे हैं और आप इसमें कैमरे में फ़ोटो और वीडियो दोनों कर रहे हैं और आपके कैमरे में आपको पता ही है M3 में 2 मेमोरी कार्ड लगते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसमें सेटिंग इस तरह से कर सकते हैं कि फ़ोटो सेटिंग जो है आपने कार्ड नंबर 2 में कर दिया और वीडियो सेटिंग आपने कार्ड नंबर 1 में कर दिया। इसमें अगर आप ऐसा करना चाहें तो इस सेटिंग के द्वारा आप कर सकते हैं। इसमें आप जो भी कार्ड सेलेक्ट कर देंगे आपके फ़ोटोज़ उसी कार्ड में जाके सेव होते रहेंगे। तो दोस्तों पेज नंबर 3 की सेटिंग इसके साथ समाप्त हुई। अब चलते हैं पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे इसके बारे में मुझे भी नॉलेज नहीं है तो मैं आपको फालतू वाला ज्ञान नहीं फैलूँगा। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे दोस्तों आता है सबसे पहले फोकस मोड।
फोकस मोड में इसमें 4 या 5 तरह के फोकस मोड देते हैं। सबसे पहले का फोकस मोड है इसमें AFS, ऑटो फोकस सिंगल शूट। ठीक है दोस्तों, AFS में यह आपको सिंगल सब्जेक्ट पर फोकस करेगा। ठीक है, जैसे कि मेरे आगे सिंगल पॉइंट फोकस मुझे किसी चीज़ पे करना है तो मैं AFS पे करूँगा सिंगल सब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए। उसके बाद आता है AFA, ऑटो फोकस करना है हमें। ठीक है, कंटिन्यूस सब्जेक्ट पे किसी स्टेबल सब्जेक्ट पे हमें ऑटो फोकस करना है, तो ये ऑटो फोकस AFA हम उसमें यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है AFC। दोस्तों AFC चलता है कंटिन्यूस किसी सब्जेक्ट पे, कोई सब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है या हमारी कैमरे की साइड आ रहा है कंटिन्यूस और हमें उसके फ़ोटो क्लिक करने हैं, उस सिचुएशन में हमें AFC यूज़ करना होता है। वैसे मोस्टली फ़ोटोग्राफर्स का फ़ोटो के सेटिंग में कैमरा यहीं पे रहता है AFC मोड में, कंटिन्यूस मोड में। उसके बाद आता है DMS, इसको बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट मैनुअल फोकस। डायरेक्ट मैनुअल फोकस में आप रिंग से फोकस कर सकते हैं। मैनुअल फोकस और डायरेक्ट मैनुअल फोकस में कोई एक ख़ास डिफरेंस नहीं होता है। इसके बाद आता है मैनुअल फोकस। मैनुअल फोकस में आपको पता ही है कि आप रिंग से फोकस कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे लाके AFC पे ही रखने वाला हूँ। उसके बाद इसमें अगली सेटिंग आती है प्रायोरिटी सेटअप AFS। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग हो रखी है ऊपर के दोनों ऑप्शन की, यानी कि इस वाले की और इस वाले की, ये मैं ऐसे ही रहने दूंगा। इसके बाद आते हैं फोकस एरिया पे। फोकस एरिया में दोस्तों 3-4 तरह के फोकस होते हैं। सबसे पहला फोकस है वाइड। वाइड में क्या होता है दोस्तों, आप 15 से 20 लोगों का आपके सामने या 8 से 10 लोगों का ग्रुप खड़ा है, ग्रुप के आपको फ़ोटो करना है। उसमें क्या होता है, कभी कभी आपने 50 mm वगैरह लगा रखा है और आपने सिंगल पॉइंट फोकस कर दिया, तो उसमें गड़बड़ क्या रहती है कि अगर आपका फोकस यहाँ पे रहेगा सेंटर में या फिर सिंगल पॉइंट फोकस पे रहेगा, तो उसमें गड़बड़ ये रहती है जो सब्जेक्ट आपका सबसे आगे होगा उस पर कैमरा फोकस कर लेगा, बाकी के जो लोग पीछे होंगे उनको ब्लर कर देगा, जो जितना पीछे होगा उसको ब्लर कर देगा। ऐसी सिचुएशन में आपको फोकस को वाइड रखना है। उसके बाद आता है जोन वाला। जोन वाले में क्या होता है दोस्तों, जो सब्जेक्ट के जो कैमरा के बीच वाले पार्ट में, यानी कि ये वाला पार्ट इसका जोन बन जाता है फोकस का। जहाँ पे जोन बना रहेगा वहाँ पे अगर सब्जेक्ट का फोकस है ना, वहाँ पे अगर सब्जेक्ट का फेस है तो ये फेस पे फोकस कर लेगा, अगर वहाँ पे शोल्डर है तो शोल्डर पे फोकस कर लेगा, और अगर वहाँ पे घुटना है तो घुटने पे फोकस कर लेगा। तो आप अगर जोन वाले ऑप्शन को यूज़ कर रहे हैं तो जोन वाले ऑप्शन को आपको फेस पे लाके बार बार फेस पे लाके रोकना पड़ेगा। उसके बाद का अगला फोकस आता है सेंटर। तो दोस्तों सेंटर फोकस में आपका कैमरा केवल सेंटर में जो सब्जेक्ट रहेगा उसी पे फोकस करेगा, चाहे वो कैमरा में फ्रेम में आगे खड़ा हो लोगों के या वो लोगों के पीछे खड़ा हो, जो सब्जेक्ट सेंटर में रहेगा ये उसी पे फोकस करेगा। इसके बाद में फ्लेक्सिबल स्पॉट लॉक। इसमें दोस्तों इसके बारे में मुझे भी कुछ खास जानकारी नहीं है, बाकी ये एक्सपेंड फ्लेक्सिबल स्पॉट ये भी इसी तरह का कुछ होता है इसमें। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली सेटिंग पे। अगली सेटिंग में फोकस सेटिंग। अब चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे दोस्तों ऑटो फोकस इल्यूमिनेटर। जो कैमरे के आगे यहाँ पे आपको ये छोटा सा बल्ब दिख रहा होगा, ये वाला, ये रेड कलर का, जब हम लॉन्ग प्रेस करते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए तो ये रेड कलर का जल जाता है। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट अंधेरे में है तो ये रेड कलर का जलने लगता है। तो इसको यूज़ करने के लिए, अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको ऑटो पे रखेंगे, क्योंकि जब हमारा कैमरा डे लाइट में होगा, यानी कि बाहर दिन की रोशनी में होगा, सूरज की रोशनी में होगा, ऑटो मोड पे रहने पे ये नहीं जलेगा। और अगर हम अंधेरे में आ गए तो ये ऑटो पे रहेगा। तो जहाँ पे भी अंधेरा इसका सेंसर देखेंगे कैमरे के आगे अंधेरा है, सब्जेक्ट अंधेरे में है, तो ये इल्यूमिनेटर इसका जो बल्ब है LED बल्ब ये जल जाएगा। इसको हमें ऑटो पे रखना है। बहुत सारे लोग इसको ऑफ रखते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा लाइट रहती है, कंटिन्यूस लाइट रहती है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट कभी भी, अगर हम वेडिंग लाइन में हैं तो हमारा सब्जेक्ट कभी भी अंधेरे में कभी भी रोशनी में जा सकता है, तो बेहतर है हम इसको ऑन रखें। इसके बाद है सेंटर लॉक। इसको दोस्तों ऑन रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है फेस आई डिटेक्शन। इसमें आपको ऑन रखना है। जो सब्जेक्ट की आंखें होती हैं ना, ये आंखों को डिटेक्ट करता है सब्जेक्ट की। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट क्या है, ह्यूमन है, सब्जेक्ट डिटेक्शन। इसमें आपका ह्यूमन है या फिर कोई एनिमल है। में पहले ह्यूमन आता है फिर एनिमल आता है। बाय चांस आप किसी की पेट फोटोग्राफी कर रहे हैं, एनिमल की फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो आप इसको एनिमल पे रखेंगे। अदरवाइज़
अगर आप 2 पैर वाले एनिमल की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप इसको ह्यूमन पे रखेंगे। ठीक है, इसका अगला जो फोकस ऑप्शन आता है, इसमें दोस्तों AF ट्रैक सेंसर होता है। ये सब्जेक्ट को ट्रैक करता है। ऑटो फोकस ट्रैक सेंसर जो होता है, इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ये 5 रिस्पॉन्सिव, एकदम तुरंत सब्जेक्ट पे फोकस करता है। एक इसके नीचे 4 है, एक इसके नीचे 3 है स्टैंडर्ड, एक 2 है, एक रहता है 1 लॉक्ड ऑन। सिंगल सब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए ये वाला चलता है। बेहतर आप इसको 5 पे रखें, रिस्पॉन्सिव, क्विक रिस्पॉन्स होएगा इसका। ठीक है, इसके बाद आता है ऑटो शटर वाला ऑप्शन। ये इसको आपको ऑन रखना है। इसके बाद पेज नंबर 6 के बाद आते हैं पेज नंबर 7 पे। 7 पे ये ऑफ रखना है, ये ऑफ रखना है। ये इसको मैंने आज तक छेड़ा नहीं है तो इसको आप ऐसे ही रहने दें। ठीक है, इसके बाद ये ऑफ रखना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से आता है। डिस्प्ले ऑटो फोकस एरिया एक डिस्प्ले पे शो करता है कि आपका फोकस कहाँ पर है। इसको ऑन रखेंगे, अदरवाइज़ आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपका कैमरा फोकस कहाँ कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं पेज नंबर 9 पे। 9 पे आपको अगर जो फ़ोटो की सेटिंग को रीसेट करना है तो ये वाला ऑप्शन आप यूज़ करेंगे। इसके बाद आते हैं अगली सेटिंग पे, ISO पे। ISO का आपको मालूम ही है, कैमरे में आपको फ़ोटो में कितना ISO करना है, 800 करना है, 1000 करना है, 2500, 1200 करना है, 1500 करना है। ये ISO बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं मीटरिंग मोड। मीटरिंग मोड को आपको मल्टी पे रखना है, सब इसको मल्टी पे यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं अगले ऑप्शन पे। अगले ऑप्शन पे दोस्तों आपको स्पॉट मीटरिंग पॉइंट को सेंटर रखना है। ठीक है, इसको आपको ऑटो ही रखना है। एक्सपोजर आपका स्टैंडर्ड है, इसको स्टैंडर्ड ही रखना है। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 पे। 11 पे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से सुने। फ्लैश मोड होता है। फ्लैश मोड बहुत सारे लोग सिम्पेक्स की 621 यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग TTL शूट यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग 512 यूज़ करते हैं। सबका अलग अलग रहता है। मैं फ़िलहाल सिम्पेक्स 621 यूज़ करता हूँ, उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ। फिल फ्लैश वाला ऑप्शन है एक, इसके बाद स्लो फ्लैश वाला ऑप्शन है। फिल फ्लैश वाला में क्या है, आप इसके ऊपर फ्लैश माउंट करेंगे, आपकी फ़्लैश 3 सेकंड में सिंक करती है कैमरा के साथ दोबारा। ठीक है, फ्लैश का रिसाइकल टाइम जो है वो 3 सेकंड का है आपकी। तो आप उसको इस पे फिल फ्लैश वाले मोड पे करेंगे। जितनी बार आपका कैमरा फ़ोटो क्लिक करेगा उतनी बार ही फ्लैश ब्लो होगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है फ्लैश मोड स्लो सिंक। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी फ्लैश 4 से 5 सेकंड में एक बार रिसाइकल होगी। मतलब कैमरा फ्लैश अपने टाइम पे भी रिसाइकल हो जाएगी, तो कैमरा स्लो ही वर्क करेगा। और रियर में फिर क्या होगा, रियर में आपका एक फ़ोटो क्लिक करा आपने और आप 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए रुक गए, उसके बाद दूसरा फ़ोटो क्लिक करा तो रियर में आपकी फ्लैश चलेगी। फ़िलहाल मैं इसको फिल फ्लैश पे रहने देने वाला हूँ। अब बात है इसकी अगली सेटिंग पे। ये फ्लैश कंपोजिशन है, इसको आपको 0 पे ही रखना है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला, ये माइनस प्लस होता रहता है। इसका मैं ISO बढ़ाऊँगा तो ये 0 हो गया। ठीक है, और इसका ISO घटाऊँगा तो ये -1.3 होगा। और इसका ISO अगर मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो फिर ये प्लस में आ जाएगा। फ़िलहाल इसको मैं ISO को 800 पे रहने देने वाला हूँ आपको सिखाने के लिए। इसके बाद आते हैं अगली सेटिंग पे। रेड आई डिडक्शन। रेड आई डिडक्शन दोस्तों, आपका जो सब्जेक्ट है सामने, अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो ये सामने वाले की आंखों को लाल लाल, अगर आप अंधेरे में फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो सामने वाले की आंखों में लाल लाल रोशनी दिखने लगती है। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो इसको आपको ऑफ ही रखना है। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 12 पे। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको भी आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला ऑप्शन इसमें आता है वाइट बैलेंस को, कलर, टेम्परेचर और फिल्टर, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। ये सबसे पहले देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये केल्विन पे है, इससे ऊपर वाला है AWB ऑटो वाइट बैलेंस। इसके बाद आया WB वाइट बैलेंस। ठीक है, ये फ्लैश मोड पे है। इसके ऊपर आता है ये डे लाइट, डे वाइट, कूल वाइट। कूल वाइट दोस्तों जो कूल टोन होती है ये इसमें कूल टोन देता है। ये वार्म वाइट है, वार्म वाइट में येलो टोन देता है। इसके बाद आता है ये अलग अलग तरह के शेड हो गया, क्लाउडी हो गया। ठीक है, ऑटो वाइट बैलेंस हो गया। इसमें सब अलग अलग तरह के ऑटो वाइट बैलेंस रहते हैं। और इसके अलावा नीचे ये ऑप्शन मिलेंगे कस्टम 1, कस्टम 2, कस्टम 3। इसमें आप अपना खुद का वाइट बैलेंस और केल्विन बना सकते हैं। मैं आपको इसमें रिकमेंड करूँगा केल्विन मोड। केल्विन मोड पे क्या है कि ये आपने केल्विन
सेलेक्ट किया। केल्विन सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको इधर बढ़ाएंगे तो वार्म टोन में चला जाएगा, और आप अगर इसको इधर बढ़ाएंगे तो ये ब्लू टोन में, कूल टोन में आ जाएगा। तो बेहतर है आप इसको केल्विन मोड पे यूज़ करें। जितने भी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं फ़ोटो सेटिंग केल्विन मोड पे यूज़ करते हैं। आपको ये पूरा कंट्रोल देता है फ़ोटो क्वालिटी के ऊपर, फ़ोटो कलर बैलेंस के ऊपर। इसमें आपको पोस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा सेटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। इसके बाद आते हैं दोस्तों प्रायोरिटी सेट ऑटो वाइट बैलेंस। इसको आपको AWB स्टैंडर्ड पे ही रखना है। इसके बाद आते हैं अगले ऑप्शन पे। अगले ऑप्शन पे दोस्तों आता है पिक्चर इफ़ेक्ट। पिक्चर इफ़ेक्ट में ये अलग अलग तरह के पिक्चर इफ़ेक्ट होते हैं, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ये मोस्टली यूज़ नहीं होते हैं, बाय चांस ही किसी क्रिएटिविटी में शायद ये यूज़ होते हों। मैंने अब तक किसी से नहीं सुना कि हमने पिक्चर इफ़ेक्ट में कोई फ़ोटो क्लिक किया है। अगर होता होगा तो दोस्तों आप मुझे मेरे कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद आता है अगला पिक्चर प्रोफाइल। दोस्तों फ़िलहाल मैं भी एक प्री वेडिंग शूट करके आके बैठा हूँ, तो प्री वेडिंग शूट जो है मोस्टली लोगों का ये पिक्चर प्रोफाइल ऑफ रहता है। अगर आप वेडिंग शूट कर रहे हैं तो आप भी पिक्चर प्रोफाइल ऑफ ही रखें। मैं अभी प्री वेडिंग शूट करने गया था, तो प्री वेडिंग में ये मैंने पिक्चर प्रोफाइल वीडियो मोड के लिए करी थी, और मैंने फ़ोटोज़ वगैरह भी पिक्चर प्रोफाइल में क्लिक करे थे। उसकी वजह दोस्तों ये है कि जो जैसे वीडियो में कलर ग्रेड करता है ना, वैसे ही फ़ोटो में भी लाइट रूम वगैरह में डाल के कलर ग्रेड किया जाता है। तो मैं भी रॉ फ़ोटो क्लिक करता हूँ और उसके बाद लाइट रूम में डाल के फ़ोटो की कलर ग्रेडिंग करता हूँ। इसलिए मेरी ये सेटिंग PP2 पे हो रखी है। इसमें आप PP2 PP3 इस तरह करके 10 पिक्चर प्रोफाइल्स होती हैं। जो भी आपको सफिशेंट अपने हिसाब से अच्छी लगे आप वो वाली पिक्चर प्रोफाइल कर सकते हैं। इसमें सब में फ़ोटो के कलर डल हो जाते हैं, बिल्कुल ज़ीरो सैचुरेशन हो जाती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। PP1 सॉरी ये सेटिंग चेंज हो गई, ये PP1 में है, मैं PP2 यूज़ कर रहा था। PP2 के अंदर जाते हैं, इसमें देखिए आप S-Log2, इसमें सैचुरेशन बिल्कुल +5 हो गई। इसको बहुत सारे लोग 30 तक करके 30 तक करके चलाते हैं, लेकिन मैं इसको +5 तक ही चलाता हूँ। अब आते हैं इसमें बैक। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आ जाते हैं इसमें बैक। इसके बाद आते हैं अगली सेटिंग पे। ठीक है, इसमें कोई स्पेशल सेटिंग नहीं है, इसमें जो जैसा है उसको वैसा ही रहने देना है। इसके बाद आते हैं अगले पेज पे। दोस्तों इसमें भी कुछ खास ऐसा छेड़ने लायक नहीं है। बेहतर है कि आप इसको ऐसे ही रहने दें। जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है उस चीज़ में उंगली ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको सोनी अल्फा 7M3 के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जितना हमें मालूम है उतना हम आपको बताएंगे, और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम भी अपनी कमी को सुधारेंगे, क्योंकि फ़ोटोग्राफर्स एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी फ़ोटोग्राफर्स आगे बढ़ेंगे।